हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपनी ई दृष्टि की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें हम आगे का पार्ट करने वाले हैं और आज हम उसके आगे का पार्ट ही कवर करेंगे। तो कल हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? कल हमने ये वाला न्यूज़ तक कंप्लीट किया था, बॉयलर अधिनियम 2025 तक। तो आज हम करने वाले हैं भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा से स्टार्ट। ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो 15-20 मिनट का वीडियो में हम इसे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कोशिश तो रहती 15 मिनट, लेकिन कुछ बताने लग जाती है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है या कुछ थोड़ा सा रहता है कि बड़ा हो गया तो उसको मैं फिर बीच में से न्यूज़ वो कट नहीं हो पाती, कोई न्यूज़ बड़ी होती है। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु पे नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी आपको पीटी से रिलेटेड यानी कि पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो सके, साथ ही एलटी ग्रेड की आपको प्रोवाइड हो सके। आर जो 2026 में अनाउंस हो रहा है उसके लिए भी क्लासेस हैं आपकी, और आपके यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी के लिए भी आपका ये जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो वो सारी आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास का प्रथम चरण। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 जो कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 कहलाती है के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो वर्ष 2021 में 24.4% था, दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है। ठीक है, जो कल्याणकारी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार को क्या करता है, दर्शाता है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें याद रखने योग्य बातें क्या हैं? तो भाई स्मरणीय तथ्य है हमारा इसमें कि हमें ये बात याद रखनी है कि 19 मार्च 2025 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पूलिंग अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत हुई है। तो ये याद रखना है कि प्रथम चरण की शुरुआत हुई है। इस पहल का उद्देश्य भारत के कल्याण परिदृश्य को अधिक समृद्ध तस्वीर के लिए कई योजनाओं से डाटा को समेकित करना है, क्योंकि ILO की अद्यतन रिपोर्ट में भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 48.8% बताया गया, जो भारत सरकार के अनुसार सही तथ्य नहीं है। पहले चरण में 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात को केंद्रीय स्तर पर डाटा समेकन के लिए चुना गया। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार लगभग 92 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 65% है, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, चाहे वो नगद सहायता हो या वस्तु के रूप में हो। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत, जो कि 26 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो आयुष्मान भारत जो कि 26 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 39.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज जो है वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज जो है ये प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए शुरू की गई है। ये योजना कमज़ोर आबादी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। दिसंबर 2024 को 80.67 करोड़ लोग मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जो कि 81.35 करोड़ लाभार्थी के लक्षित कवरेज के करीब है। अब बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की। ठीक है, तो असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस NDUW बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ये शुरू की गई, और ये पहले श्रमिकों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या यानी कि UNA प्रदान करती है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को शुरू की गई APY
यानी अटल पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। गरीबी घटाना। तो पिछले दशक में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों के कारण 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सरकार के हस्तक्षेपों के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट को हमारी न्यूज़ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा का कार्यकाल 24 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 2025 तक था। इस अवधि के अंदर नई सरकार का गठन होना था और इस परिप्रेक्ष्य में 7 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस वक्तव्य के माध्यम से नई विधानसभा के गठन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करी। ठीक है, तो स्मरणीय तथ्य इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 70 है, ये याद रखिएगा। इसमें से 12 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC की हैं, उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में, ठीक है, मतदान जो है वो 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुए। चुनाव हेतु मतगणना 8 फरवरी 2025 को संपन्न हुई है। चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 26 वर्षों के बाद क्या हुई है, सत्ता में वापसी हुई है। ठीक है, 26 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में चुनाव जीती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 प्रमुख दलवार परिणाम। तो भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें प्राप्त हुई हैं इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो। और एक सेकेंड, 48 सीटें यहाँ प्राप्त हुई हैं और 45.56% का इसमें मत मिला है। और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे 22 सीटें मिली हैं, 43.57% इसमें वोटिंग हुई है। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये है कि दिल्ली की कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है 2025 में, तो वो बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, और इन्होंने शपथ कब बनी है, तो 20 फरवरी 2025 को बनी है। ठीक है, कितने नंबर की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो नवी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की ये रेखा गुप्ता। ठीक है, जिन्होंने 20 फरवरी 2025 को राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक, रेखा गुप्ता निर्वाचन क्षेत्र शालीमार बाग से चुनी गई हैं, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के परिवेश साहिब सिंह से 4089 मतों के अंतर से नई दिल्ली विधानसभा सीट हार गए। 20 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की भारत की आधिकारिक यात्रा। तो भारत यूरोपीय संघ के द्विपक्षीय संबंध 1960 के दशक की शुरुआत से ही है, जब भारत वर्ष 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध जो है वो स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। 2004 में हेग, नीदरलैंड में आयोजित 5वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों की रणनीति साझेदारी में उन्नत किया गया। अब इसमें याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर 27 से 28 फरवरी 2025 के मध्य यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। उनका अध्यक्ष के तौर पे ये तीसरा भारतीय दौरा है। ठीक है, उनके नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स भी आधिकारिक दौरे पर रहे। ये यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का पहला भारतीय दौरा था, तो ये चीज़ याद रखनी है, इनका पहला भारतीय दौरा था, लेकिन यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है, इनका ये तीसरा भारतीय दौरा था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो वर्ष 2023 में 124 बिलियन यूरो मूल्य के माल परिवार या कुल भारतीय व्यापार का 12.2% हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। भारत एवं फ्रांस के मध्य घनिष्ठ एवं मित्रतापूर्ण संबंध वर्ष 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से ही बने हुए हैं। 1998 में दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत कर उसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्रदान किया। दोनों देशों ने 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोड मैप बनाने पर दोनों जो हैं वो सहमत हुए। ठीक है, अब इसमें याद रखने योग्य बातें देख लेते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कौन, इमैनुअल मैक्रों। ठीक है,
के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न करी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का छठा दौरा था, ठीक है। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2023 में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बेस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस का दौरा किया था। ज्ञात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जनवरी 2024 में भारत के दौरे पर थे और जब वे भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत अगले AI एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने मार्सिले में संयुक्त रूप से भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने मार्च 2024 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन की घोषणा करी है। इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात और भारत के निमंत्रण पर फ्रांस ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र विवाद और संवैधानिक संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो 27 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई ममता बनर्जी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में मतदाता पहचान पत्रों के डुप्लीकेट नंबर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर क्या हो रहा है, सवाल उठे हैं। इससे मतदाता पहचान प्रणाली की विश्वसनीयता पर बहस शुरू हुई, ठीक। और स्मरणीय तथ्य क्या है, तो डुप्लीकेट मतदाता पत्र प्रकरण चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। ECI ने स्वीकार किया कि यह 1 दशकों से लंबित तकनीकी खामी है और इसे 3 महीनों के भीतर ठीक किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को 2 माह में ही सुधार लिया। डुप्लीकेट EPIC मामलों को चिन्हित कर सभी प्रभावित मतदाताओं को नई यूनिक EPIC संख्या दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय पहचान कोड प्रदान की गई, ठीक है। एरोनेट प्लेटफॉर्म को अपडेट किया गया जिसे एपिक नंबरों का दोहराव रोका जा सके, ठीक है। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे EPIC नंबर होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं एपिक नंबर। तो भाई EPIC जो कि इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। प्रत्येक मतदाता के लिए 10 अंकी अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये 10 अंकी अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है EPIC नंबर, जिसको कि इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब एरोनेट क्या है, तो ये वर्ष 2017 में निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए है, ठीक है। समझ गए। अब आगे बात कर लेते हैं, संवैधानिक और कानूनी संदर्भ देखते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 324, ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है, ठीक है। अनुच्छेद 325 में मतदाता सूची में किसी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ठीक। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक जो है वो मतदान का अधिकारी होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की बात करें तो धारा 17, कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं होगा। धारा 18 कहता है कि कोई व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है, धारा 62 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत मतदाता एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार मतदान करने का अधिकारी है, ठीक है। अभी 15 मिनट नहीं हुए तो आगे की भी न्यूज़ हम देख लेते हैं फटाफट से। सिर्फ 15 मिनट का ही वीडियो मैं रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी ताकि आप बोर ना हो। मुल्ला पेरियार बांध विवाद की बात कर लेते हैं। तो मुल्ला पेरियार बांध विवाद की पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, ठीक है। तो मुल्ला पेरियार बांध विवाद जो है वो भारत के सबसे पुराने और जटिल अंतर्राज्यीय जल विवादों में से एक है, ठीक है, जिसमें तमिलनाडु और केरल की सरकारें जो हैं वो बांध की सुरक्षा संचालन और मरम्मत कार्यों को लेकर मतभेद रखती हैं। 19 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में केरल के खिलाफ तमिलनाडु की शिकायतों की जांच के लिए एक पर्यवेक्षी समिति, ठीक है, को विचार करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के प्रमुख की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 3 जनवरी 2025 को किया गया था। 6 मई 2025 को
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यवेक्षी समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने का निर्देश जो है वो दिया गया। ठीक है, अब इसमें याद रखने योग्य बात देख लेते हैं। तो मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले के थेक्कड़ी जिले में पेरियार नदी पर स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है और इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ था और 1895 में ये पूरा हो गया और इसका निर्माण कार्य पेनी क्यूइक के नेतृत्व में किया गया था। 1979 में केरल सरकार ने बांध की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और इसे नया बनाने की मांग की। ये मुद्दा तब से कई न्यायिक और प्रशासनिक फैसलों पर का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे तमिलनाडु का पक्ष क्या है इसमें, तो तमिलनाडु के द्वारा जो है वो मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर बढ़ाकर 136 फीट से 142 फीट करने तथा अन्य सुदृढ़ीकरण उपायों की मांग की गई थी। ठीक है, जबकि केरल के द्वारा केरल सिंचाई और जल संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित कर इसे खतरनाक बांधों की सूची में डाल दिया गया। अब इसमें केरल का पक्ष क्या है, केरल का पक्ष है कि बांध 125 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण संरचनात्मक समस्याओं से ग्रस्त है और बांध टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती बारिश के कारण इसका खतरा जो है वो बढ़ गया है, ऐसा केरल कहता है। अब इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है मुल्ला पेरियार बांध संधि त्रावणकोर के महाराजा और भारत के ब्रिटिश सचिव के बीच एक पट्टा समझौता है। ठीक है, क्या है, एक पट्टा समझौता है। इस समझौते पर 1886 में हस्ताक्षर किए गए और 1970 में इसका नवीनीकरण किया गया था। ये समझौता 999 वर्षों के लिए था, जिसे अन्य 999 वर्षों के लिए बढ़ाने का विकल्प भी था। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये लीड्स 2024 की जो रिपोर्ट है वो हम कल के उस पर टॉपिक पे कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। मेरे पास जितना भी मटीरियल होता है वो मैं सारा आपके साथ साझा करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल आगे की करंट के साथ।